बरसात के मौसम में बारिश से बचने के लिए छाता। पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित का विवादित बयान, आतंकी हाफिज सईद को क्लीन चिट देते हुए बताया पाकिस्तान का नागरिक। चीनी सैनिकों ने 100 भारतीय जवानों को बनाया बंधक, लद्दाख के चुमुर में घुसे 300 चीनी सैनिक, दोनों देशों में बढ़ सकता है तनाव। लव जिहाद पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को लिखा पत्र। शिवसेना का सीएम हमला, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को शिवसेना ने आईसीयू का मरीज कहा। ये बात पार्टी के मुखपत्र सामना में कही गई है। और इसके साथ ही सीएम पद को लेकर भाजपा शिवसेना में टकराव, सीट बंटवारे पर युति में भारी मतभेद, गठबंधन टूटने की कगार पर। नमस्कार, मैं हूं सुधा सिंह। इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं। विधानसभा आने से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र राजनीति की दो मुख्य गठबंधन पार्टी शिवसेना और भाजपा और कांग्रेस एनसीपी में सीटों के बंटवारे को माथापच्ची अभी भी जारी है। जहां शिवसेना और भाजपा गठबंधन टूटने के कगार पर है, वहीं सीटों के बंटवारे को लेकर आज दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है। वहीं ये भी माना जा रहा है कि इस बैठक में एनसीपी के हिस्से में 114 सीट दी जा सकती है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज गोरेगांव में शिवसेना के विजन डॉक्यूमेंट 3 को जनता के सामने पेश किया। इस अवसर पर आदित्य ठाकरे सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाजपा शिवसेना की युति 25 सालों से चली आ रही है, लेकिन हमारे ऊपर दबाव बढ़ा तो फैसला इस पार या उस पार का होगा, लेकिन हम युति को तोड़ना नहीं चाहते हैं। दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत जारी है, जल्द ही उस पर फैसला होगा। भाजपा 135 सीटें देना संभव नहीं है, ऐसी बात भी उद्धव ठाकरे ने कही है। तक चर्चा पूरी नहीं होती तब तक मैं युति के बारे में नेगेटिव कुछ भी कहने वाला नहीं हूं, क्योंकि वातावरण खराब करना मेरा काम नहीं है। ये अगर मगर की बात है। मैं चाहता हूं युति बनी रहे, हम युति में बनकर रहेंगे और सत्ता लाएंगे। मेरी ओर से तो पूरी कोशिश चल रही है। जब तक इस पर या उस पर होता नहीं, मैं निगेटिव कुछ कहने वाला नहीं हूं। केंद्रामध्ये मोदी सरकार बरोबर, एनडीएचं सरकार हे मोदी सरकार म्हणून 29 सहकारी पक्ष असताना साहजिक आहे भारतीय जनता पक्षाकडे 300हून अधिक जागा होत्या एकट्या भाजपाकडे, आणि तेव्हा त्यांनी मिशन 272 ना ते केलं। आता जो काही जागा वाटप झाल्या त्याच्यामध्ये शिवसेनेकडे 169 जागा आहेत, आणि 169 जागा असल्यानंतर जर युवासेनेने मिशन 150 केलं तर त्याच्यात चुकीचं काय आहे? त्यांनी मिशन 272 केल्यानंतर आम्ही आक्षेप घेतला का? आम्ही त्यांना मनापासून मदत केली, कारण आम्हाला मनापासून नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी हवे होते आणि ते आले, ह्याचा आम्हाला आनंद आहे। आम्ही तिकडे खळखळ केली आणि करण्याचं कारण नव्हतं, नाहीच आहे। मैंने तो कभी ऐसा ऐलान नहीं किया मैं जा रहा हूँ महाराष्ट्र के दौरे पर, क्योंकि महाराष्ट्र मेरा घर है, अपना घर है। तो हमेशा मैं घूमते रहता हूँ महाराष्ट्र में। पिछले हफ्ते भी मैं गया था। अभी थोड़ी सी जैसे कि आपको पता है ऐलान तो हो चुका है और सारे लोग मेरे घर पर मैंने बुलाए हैं। हमारी अपनी सीटों की लिस्ट तैयार हो रही है और उसके बाद फिर से घूमना मैं शुरू करूंगा। उसमें महाराष्ट्र की राजनीति फिर एक बार हलचल से तेज हो गई है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद शिवसेना और भाजपा में सीटों को लेकर भारी मतभेद की बात सामने आई है। लोकसभा चुनाव में जीत का सहरा भाजपा अकेले मोदी के सर बांध कर खूब खुश थी।
शिवसेना इस बात को अब विधानसभा में भाजपा को पहले ही याद दिलाने पर अड़ गई है। शिवसेना इस बार भाजपा को ज्यादा सीटें विधानसभा चुनाव में नहीं देना चाहती है, जबकि बीजेपी नेता 144 सीटें नहीं मिलने पर अकेले चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। महाराष्ट्र में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अब तक किसी भी पार्टी ने अपनी सहयोगी पार्टियों को लेकर अपना रुख साफ नहीं किया है, बल्कि अब तक पार्टियों में फूट की ही खबरें सामने आ रही हैं। एनसीपी कांग्रेस में सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद की खबरें तो लगातार आ रही थीं, लेकिन अब महायुति में भी फूट पड़ती दिख रही है। 25 साल पुराना बीजेपी शिवसेना का ये गठबंधन टूट की कगार पर है। दोनों ही पार्टियां आगामी चुनावों में एक दूसरे से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती हैं, लिहाजा एक दूसरे को तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। अपने मुखपत्र सामना में उद्धव ठाकरे ने कहा कि सीटों के बंटवारे को लेकर वो किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। उद्धव ने कहा कि सभी सहयोगियों को अधिक सीटों का सपना छोड़ देना चाहिए, बल्कि जीत से मतलब रखना चाहिए। केंद्रामध्ये मोदी सरकार बरोबर, एनडीएचं सरकार हे मोदी सरकार म्हणून 29 सहकारी पक्ष असताना साहजिक आहे भारतीय जनता पक्षाकडे 300हून अधिक जागा होत्या एकट्या भाजपाकडे, आणि तेव्हा त्यांनी मिशन 272 ना ते केलं। आता जो काही जागा वाटप झाल्या त्याच्यामध्ये शिवसेनेकडे 169 जागा आहेत, आणि 169 जागा असल्यानंतर जर युवासेनेने मिशन 150 केलं तर त्याच्यात चुकीचं काय आहे? त्यांनी मिशन 272 केल्यानंतर आम्ही आक्षेप घेतला का? आम्ही त्यांना मनापासून मदत केली, कारण आम्हाला मनापासून नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी हवे होते आणि ते आले ह्याचा आम्हाला आनंद आहे। आणि ते कोणी खळखळ केली आणि करण्याचं कारण नव्हतं, नाहीच आहे। बीजेपी और शिवसेना के बीच केवल सीटों के बंटवारे को लेकर ही विवाद नहीं, बल्कि लंबे समय से शिवसेना बीजेपी के बीच मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर भी विवाद चल रहा है। दोनों ही पार्टियां चाहती हैं कि मुख्यमंत्री उनकी पार्टी से हो, जिसको लेकर लगातार युति में खटास पड़ती नजर आ रही है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखें घोषित कर दी हैं। 15 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, लिहाजा 1 महीने से भी कम वक्त बचा है, और अब तक महायुति में शिवसेना बीजेपी ने अपना रुख साफ नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस एनसीपी की अगर बात करें तो उधर भी लगभग यही स्थिति बनी हुई है। अघाड़ी में बिगाड़ी की खबरें आए दिन सामने आती हैं। एनसीपी और कांग्रेस लगातार सीटों के बंटवारे को लेकर आमने सामने हैं। बहरहाल बात चाहे महायुति की हो या फिर अघाड़ी की, दोनों गठबंधनों के बीच अब तक सीटों के बंटवारे को लेकर कोई स्पष्ट सहमति नहीं बनी है। खबरें ये भी हैं कि दोनों ही गठबंधन शायद टूट भी सकते हैं। महाराष्ट्र का सियासी दंगल तैयार है। 15 अक्टूबर को चुनाव है। देखना ये है कि पार्टियां एक बार फिर हम साथ साथ के नारे के साथ चुनाव लड़ेंगी या फिर एकला चलो का राग अलापेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। शिवसेना ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान पर कटाक्ष करते हुए उन्हें आईसीयू का मरीज बताया है। इस प्रकार की खबर पार्टी के मुखपत्र सामना में प्रकाशित हुई है। संपादकीय में कहा गया है कि सोनिया के रहमो करम के चलते सीएम बने हैं, जिसको लेकर कांग्रेसियों में भारी नाराजगी व्याप्त है। वहीं शिवसेना और बीजेपी में सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद जारी है। ऐसे में चुनाव आने से पहले ही विरोधी पक्ष और भाजपा नेता विनोद तावड़े महाराष्ट्र के गृह मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। जी हां, मीरा भाईंदर में एक सभा के दौरान विनोद तावड़े ने कहा कि महाराष्ट्र में उनकी सत्ता आने के बाद वे गृह मंत्री जरूर बनना चाहेंगे और सिंचाई घोटाले को लेकर उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पर निशाना भी साधा। और क्या कुछ कहा, आइए उनसे ही सुनते हैं। ये मीरा भाईंदर पुलिस स्टेशन वाला जो मामला है, एक बात मैं तो पक्की हर सभा में बोलता हूं, सरकार आने के बाद गृह मंत्री तो मैं ही बनने वाला हूं। पहला काम इस सिंचाई में घोटाला करने वाले अजीत पवार को जेल में डालना, और दूसरा काम कई पुलिस अफसर ये जो अंडरस्टैंडिंग में करते हैं और लोगों को, व्यापारियों को तंग करते हैं,
उनको ठिकाने पे लगाना। और मैं तो मानता हूं कि मीरा भाईंदर वसे विरार मिलकर एक नया कमिश्नरेट होना चाहिए, वहां एक नया आईपीएस कमिश्नर आना चाहिए। ला एक स्मार्ट सिटी मध्ये रूपांतरित करण्याचा वादा हा आमचा आहे आणि या ठिकाणी व्यापारी हा एका अर्थाने जनतेची सेवा करत असतो, त्या व्यापाऱ्याला ताकद देऊन तो सेवा अधिक चांगल्या प्रकारे करू शकतो हे पाहणं हे आमच्या सरकारचं काम असेल आणि आम्ही एलबीटी रद्द करू म्हणजे करू इतकं व्यापाऱ्यांना मी आज मीरा भाईंदरमध्ये सांगितलंय। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युतीच्या विषयामध्ये तणाव निर्माण झाला हे खरं आहे, पण तो निवळेल याची मला आशा है। मुझे लगता है कि इस विषय में कहा गया कि पुलिस ने जिस प्रकार इस विषय में ध्यान देकर काम करना चाहिए, सभी विषय कोई लव जिहाद के नहीं होते, लेकिन जरूर इस प्रकार की बातें होती रहती है। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति की 17 सितंबर को होने वाली मुलाकात को लेकर इन दिनों गुजरात सरकार काफी उत्साहित दिख रही है। दरअसल चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग भारतीय दौरे पर आने वाले हैं और आइए देखते हैं इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत के साथ कदम से कदम बढ़ाने को तैयार है चीन। इन दिनों पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति की 17 सितंबर को होने वाली खास मुलाकात को लेकर गुजरात सरकार काफी उत्साहित है। सरकार को लग रहा है कि अब वाकई ही गुजरात के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के दौरे के साथ गुजरात में चीन के नामी उद्योगपतियों और कंपनी के सीईओ को साथ लेकर आएंगे। सूत्रों की माने तो जिनपिंग 50 से ज्यादा उद्योगपतियों को अपने साथ लाएंगे और इसी बीच गुजरात में इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की भी घोषणा की जाएगी, जिससे चीन और गुजरात के व्यापारिक संबंध और ज्यादा मजबूत होने की संभावना है। चीन के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान चीन 2 औद्योगिक पार्कों का निर्माण की घोषणा कर सकता है, जिसमें पहला पार्क गुजरात में और दूसरा पार्क महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। अब देखना यह है कि चीन के राष्ट्रपति के इस दौरे से भारत सरकार को कितना फायदा होता है। साथ ही राजनीतिक पार्टियों के साथ भारतीय उद्योग जगत की निगाहें भी इस दौरे पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में आई आपदा को लेकर पूरे देशवासियों से एकजुटता दिखाने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर पीएम ने कश्मीर त्रासदी को ध्यान में रखकर अपने चाहने वालों से उनके जन्मदिन का जश्न नहीं मनाने की अपील भी की है। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। मार्केट समझना नहीं है कोई रॉकेट साइंस। लॉजिकल होते हैं इसके लोज और हाई। जब अनलॉक होगा ये लॉजिक, तब फिर आपकी इन्वेस्टमेंट्स करेगी मैजिक। बाजार पर होगी बारीक नजर, हर इन्वेस्टर बनेगा सिकंदर जब देखेगा हमारे साथ लेमन्स स्मार्ट इन्वेस्टर। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुंबई के खार इलाके में पत्नी के अवैध संबंध के चलते पति रवि गौड़ा ने अपनी पत्नी शांतिबाई की हत्या कर डाली। बताया जा रहा है कि काफी दिनों से रवि गौड़ा शांतिबाई के अवैध संबंध के चलते रवि काफी परेशान थे, जिसके बाद रवि ने उन दोनों को बीती रात एक साथ देख लिया। देखते ही रवि ने दोनों पर जानलेवा पथराव करना शुरू कर दिया, जिसके चलते शांतिबाई की तुरंत जगह पर मौत हो गई। सुबह 3 बजे खार स्टेशन के सामने, खार रोड पे
एक महिला और एक आदमी इंजर्ड हुए हैं। ये खबर मिलने के बाद हमारे पुलिस उधर गए और उधर महिला मृत मिली और एक आदमी इंजर्ड हुआ था, उसको हॉस्पिटल में भेजा गया। नाउ ही इज़ इन आईसीयू में है। तो तहकीकात करने के बाद वो महिला के पति ने ही उनको मारा था, ये मालूम पड़ा। उसको भी ताबे में लिया है और गुने। चलिए बात करते हैं शिरडी की, जहां शिरडी के सिंडिकेट बैंक से 1 लाख रुपए चोरी होने की घटना सामने आई है। मामला कुछ इस प्रकार का है कि बैंक में 1 लाख रुपया जमा करने गए शिरडी कर्नाटक भवन होटल के मैनेजर ने अपना 1 लाख रुपया कैश काउंटर पर रखा था। उसी समय 6 से 7 लोग बैंक में घुस आए। उन लोगों ने मैनेजर को कहा था कि आपका पैसा नीचे पड़ा हुआ है। जैसे ही मैनेजर नीचे झुका, वैसे ही उन लोगों ने कैश काउंटर पर पड़ा हुआ 1 लाख रुपया लेकर वे फरार हो गए। इस सीसीटीवी के फुटेज में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से कैश काउंटर पर रखा गया पैसा लेकर तुरंत सिंडिकेट बैंक से वे दोनों फरार हो गए हैं। मैं अभी सिंडिकेट बैंक में आया, हमें कर्नाटक भवन में काम कर रहा है। इधर 1 लाख रुपया पैसा भरने के लिए मैं बैंक में आया सुबह। वो काउंटर में पैसा रखा है, तो उस टाइम में कोई पीछे लोग आके मेरे को पैसे तुम्हारा पैसा गिरा है बोल दिया। मैं पीछे घूम के वो पैसे लेने के लिए दे गया, फिर रिटर्न टर्न करने के बाद वो मेरा पैसा चला गया। वो पीछे आदमी था, वो कोई लेके गया। मैं बाहर आया, मुझे नहीं दिखाई दिया। सोमदेव ने भारत को डेविस कप में बराबरी का दर्जा दिलाकर एक महान योद्धा का काम किया है। हज यात्रियों का पहला जत्था मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से रवाना हुआ है, जहां पर महाराष्ट्र के पालक मंत्री नसीम खान ने हाजियों के लिए सुखद हज की कामना के साथ यात्रियों के लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की गई सुविधाओं की जानकारी दी। मुंबई में मेगा फाइन एग्रो कॉन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फर्जीवाड़े का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि पिरामिड पद्धति से अलग अलग स्कीम चलाकर मेगा फाइन कंपनी के निर्देशकों ने निवेशकों से करोड़ों रुपए इकट्ठा किया, लेकिन जो मुनाफे की रकम के कंपनी ने निवेशकों को देने का वादा किया था, उन वादों की कसौटी पर कंपनी खरी नहीं उतर पाई। और अब आलम यह है कि परेशान होकर बड़ी संख्या में निवेशक पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। और इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। मेगा फाइन एग्रो कॉन्सेप्ट लिमिटेड कंपनी का फर्जीवाड़ा। स्कीम चलाकर पहले दिया लोगों को बड़े मुनाफे का लालच, उसके बाद लूट ली निवेशकों के खून पसीने की कमाई। गोरेगांव पुलिस ने दर्ज की शिकायत। मेगा फाइन कंपनी, जी हां, एक ऐसी कंपनी जो वेबसाइट और अन्य जगहों पर मेगा फाइन एग्रो कॉन्सेप्ट लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। मेगा फाइन एग्रो कॉन्सेप्ट की वेबसाइट पर यदि नजर डालें तो कंपनी कई प्रकार के व्यवसाय में अपने आप को अग्रणी बताती है। और यदि निवेशकों पर गौर करें तो कंपनी के अच्छे मुनाफे के साथ लोगों को मूलधन की रकम यानी दुगने के आसपास देने का वादा किया गया था, लेकिन मैच्योरिटी के बाद भी कंपनी किसी भी निवेशक का पैसा नहीं लौटा रही। मेरा नाम नाजिमा खान है और हमने 30 लाख रुपीस इसमें इन्वेस्ट किया है। हमने हमारा घर मॉर्गेज करके यहाँ पे इन्वेस्ट किया था। हमें घर में इतनी प्रॉब्लम्स थी तो हमने सोचा कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी आई है जो वेबसाइट रजिस्टर्ड थी, उसकी वजह से हमने इसमें इन्वेस्ट किया था। और जब भी हमको बताया गया था कि एग्रो फार्मिंग है और इस्लामिक वे से हमको प्रॉफिट दिया जा रहा था, तो इसीलिए हमने इसमें इन्वेस्ट किया है। आज उन्होंने हमें 6 महीने से कोई प्रॉफिट नहीं दिया है। हमारे घर में बैंक रिकवरी वाले आ रहे हैं, हमारे बच्चों की स्कूल की फीस नहीं जा रही है। जी मैंने भी इन्वेस्ट किया है, मेरे 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट है। जिसका मतलब ऐसा हो गया कि मेरे डैडी है ना, वो रिटायर हो गए, तो उनकी जो आया था उनको पीएफ, तो हम लोगों ने वो इन्वेस्ट किया उसमें। अब ऐसा हो गया कि मेरे डैडी को हाई डायबिटीज़ है और उनकी आंखों का ऑपरेशन करवाना है हमको, जिसकी वजह से वो आंखों पे पर्दा आ चुका है। और मैंने जब उनसे कहा तो उन्होंने यही कहा आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे। कंपनी द्वारा दिए गए चेक बाउंस होने के बाद जब निवेशकों ने अपने आप को ठगा महसूस किया तो वे मेगा फाइन कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने सीधे पहुंचे मुंबई के गोरेगांव पुलिस स्टेशन,
जहां पुलिस ने एक-एक कर तमाम निवेशकों की शिकायत दर्ज की। पुलिस ने आपको क्या जवाब दिया? हम लोगों को इंडिविजुअल एप्लीकेशन लाके सबमिट करने बोला है, स्टेटमेंट के लिए बाद में बुलाएंगे करके बोला है। हर कोई जालना और पूना से कोई आता है पैसा मांगने के लिए, उसको ये लाफा मारता है। उसका नाम है सिराज और एक मुनाफ पटेल जो है, और वो रहता है मीरा रोड में। और जब गरीब लोग ने पैसा लगाया है तो उसे देना इसका काम है। और ये औरत जो शान फातिमा जो इसकी पार्टनर है, ये रमजान के अंदर यहाँ से निकल गई, लोगों को बोली कि सहारनपुर में मैं 8 करोड़ रुपए दिलाती हूँ। 8 करोड़ तो छोड़ो, उसने 8 रुपए नहीं दी, वहाँ जाके सामान निकालने का बंदोबस्त कर दी उसने। जब भी इसके पास पूछेंगे तो बोलता है शरद पवार मेरे घर में आता है, आर पटेल घर में आता है। क्यों आर पटेल को खाना नहीं मिलता है? शरद पवार के घर में खाना नहीं है। ये बड़े बड़े मिनिस्टर लोगों को ठट देता है, क्यों देता है? इसका वजह क्या है? ये लोगों का कई 100 करोड़ों का फ्रॉड किया है। आपको मैं दर्शकों को बता देता हूं कि ये मणियार नाम का जो आदमी मेगा फाइन कंपनी चला रहा है, उसको जरूर किसी न किसी बड़े आदमी के सह है, जिसके ऊपर उसने 300 करोड़ से बड़ा घोटाला किया है। ये घोटाला सिर्फ मुंबई का है, लेकिन लोगों का कहना है कि ये घोटाला 1000 करोड़ का भी हो सकता है। और ये घोटाला PACL और सहारा की तर्ज पे किया गया, चिटफंड कंपनी के नाम पे। और आज इनको सभी लोगों ने अपनी जमीन गिरवी रख के, पैसा गिरवी रख के कंपनी में पैसा भरा, लेकिन इनको कोई पैसा नहीं, इनको कोरे भर के चेक दिए जा रहे हैं और सारे चेक बाउंस हो जा रहे हैं। पुलिस स्टेशन में भी जो कार्रवाई की, लेकिन पुलिस स्टेशन में इनको उतना सहयोग नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। अभी इनकी गुजारिश है कि ये मामला किसी भी तरह से इकोनॉमिक विंग्स में ट्रांसफर होवे और इनकी गिरफ्तारी करे। जितने भी डायरेक्टर है, चेयरमैन है, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और पब्लिक के पैसे वापस मिलने चाहिए। लेमन न्यूज़ के लिए मुंबई से कैमरामैन आनंद वर्मा के साथ कमलेश वैष्णव। चुनाव आयोग ने आने वाले 15 अक्टूबर को राजकोट में उपचुनाव का ऐलान किया है, जिसके चलते राजकोट की कलेक्टर मनीषा चंद्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी तैयारी के बारे में जानकारी दी है। तारीख 12 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राजकोट वेस्ट के लिए बाय इलेक्शन की घोषणा की है और उसके संदर्भ में हमने तैयारी शुरू करी है। सबसे पहले 12 सितंबर से ही आचार संहिता अमल में आ गई है, इसलिए सभी जो 69 AC के जितने भी भाग हैं उसमें हमें विकास का काम नहीं हो सकेगा, पर क्योंकि ये बाय इलेक्शन है इसलिए इसके अलावा जितने भी जो भी भाग जिला का है उसमें सभी विकास के काम हो सकते हैं। इसके अलावा जो हमको स्टाफ रखना है इलेक्शन के लिए, उनकी ट्रेनिंग हमने 4 और 11 अक्टूबर को रखी है। ये स्टाफ बेसिकली 69 AC के अलावा जो ACs हैं उनमें से लिया जाएगा, जिससे पोस्टल बैलेट। हाल ही में हुए बारिश के कारण राजकोट की जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ी थी, लेकिन उस समय आम जनता के सर्वेंट और राजकोट की बीजेपी नेता गोवा में रंगरलियां मना रहे थे। ये बात तब सामने आई जब गोवा में छुट्टी मनाने गए बीजेपी नेताओं ने अपनी अधनंगी तस्वीर सोशल वेबसाइट पर डाली थी और इस तस्वीर में ये नेता हाथ में बियर की बोतल लिए स्विमिंग पूल में नहा रहे थे। वहीं बीजेपी नेताओं के करतूत का निषेध करते हुए गोंडल शहर के कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जाडेजा ने नेताओं का इस्तीफा मांगा है। गोंडल नगर पालिका में बीजेपी का शासन है और गोंडल की जनता प्राथमिक सुविधाएं से वंचित है, तब गोंडल नगर परिषद के चेयरमैन और सदस्य गोवा की टूर करने चले गए हैं। यहाँ बहुत बारिश की भीति है और आगाही भी है। साथ में ये नगर पालिका के सदस्य और चेयरमैन गोवा में जाके 5 स्टार होटल में और बीच में दारू की महफिल मारते हुए नशे में चकनाचूर होके गोंडल की जनता को अपना ही फोटो सोशल मीडिया की ओर से भेजते हैं। ये एक शर्मजनक घटना है जिसका हम सदंतर विरोध करते हैं और उसका इस्तीफा भी। राजकोट में दिन ब दिन वारदात का मामला बढ़ता जा रहा है। मामला बीती रात राजकोट के B डिवीजन पुलिस स्टेशन के पास रोहिदासपुरा इलाके का है, जहां कुछ लोगों ने नशे में धुत होकर राह चलते उमेश नाम के युवक पर जानलेवा हमला कर उसकी हत्या कर डाली। वहीं उमेश के परिजनों का हाल से रो रो कर बुरा हो गया है और पुलिस इस मामले को सुलझाने में जुट गई है। हमारा B डिवीजन पुलिस स्टेशन एरिया में लाती प्लॉट एरिया है, बाजू में रोहितपुरा है, रेसिडेंस एरिया है। तो उसमें जो ये लोग रहते हैं उसमें जो उमेश नाम का एक लड़का था करीब 26 साल का, तो कल शाम को इंजर्ड कंडीशन में मिला
और उसको इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।